हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज दोस्त एक टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगा। वो टॉपिक आज का होगा कि हमें जो इंटर ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट मिलता है, जो तैयारी करना चाहिए, किधर किधर आप तैयारी कर सकते हैं, किस किस जगह पे सेफ है, वो हम आज बात करेंगे। अर्थात आज मेरा टॉपिक है एसएससी सीपीओ। क्या टॉपिक है? एसएससी सीपीओ। आज हम बात करेंगे सीपीओ के बारे में। मेनली किसका बात करेंगे? सीपीओ के बारे में। ये सीपीओ क्या होता है, सीपीओ क्या होता है। ठीक, तो आज मेरा मेन फोकस जो है वो होगा सीपीओ। आप जानिए कि सीपीओ क्या है, कौन किस किस लोगों के लिए अवेलेबल है, कैसे इसमें जाएंगे। सबसे पहले बताएं सीपीओ के बारे में। तो ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जिस प्रकार से एमटीएस एलडीसी यूडीसी एग्जाम होता है, उसी प्रकार से एसएससी के अंतर्गत एक सीपीओ एग्जाम होता है। और एसएससी तो जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो बहुत तरह का एग्जाम लेते रहते हैं। उसी में एक एग्जाम हुआ सीपीओ। और सीपीओ का जो फुल फॉर्म हुआ वो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हुआ। क्या हुआ? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। केंद्रीय पुलिस संगठन, केंद्रीय पुलिस संगठन, केंद्रीय पुलिस संगठन। अब बात है कि सर सीपीओ के बारे में क्यों आप बता रहे हैं, कैसे, क्यों, इसका मेन जरूरत है। हम सीपीओ के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि पहले इसके सिलेबस जानने से पहले ये जानते हैं कि आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, देखिए, आप जान रहे हैं इंटर पर, ग्रेजुएशन पर, मैट्रिक लेवल पर सरकार जो है तरह तरह के आपके लिए वैकेंसी निकालते रहती है। उसमें से एक वैकेंसी है सीपीओ, जो ये पहले जान लीजिए ग्रेजुएशन पर आता है, ग्रेजुएशन पर, ठीक। इंटर तक बच्चा क्या करता है कि सेना डिफेंस में जाने के लिए पूरे चाहत से जोर शोर से लगा देते हैं। और वहां कुछ लोग चले भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी जा पाते हैं। लेकिन जो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं उनको ये लगता है कि अब हम सेना में नहीं जा सकते हैं, तो उनको सेना में, पुलिस में जाने का एक मौका सीपीओ देती है। अब समझेंगे कि सीपीओ क्या है। देखिए, सीपीओ जो है सेंट्रल पुलिस, नाम में है पुलिस। जब पुलिस है तो आप समझ गए कि पुलिस विभाग का ये जॉब है। और ये इतना अच्छा है कि अगर आप एसएससी के, अगर कॉम्पिटिटिव का तैयारी करने का ही मतलब होता है कि एसएससी का सिलेबस पढ़ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस आप पढ़ते ही होंगे, वही पढ़ना है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है। अब बोलिएगा भीड़ का क्या मतलब? तो ये पूरे भारत के जितना आबादी है, जितने लोग पढ़ते हैं, उसको आप जान लीजिए कि एसएससी के सब लोग एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी बोल रहे हैं, एलडीसी यूडीसी एमटीएस वाला। उसमें क्या होता है कि आपको ना, उसमें केवल मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन पर जो भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ लोग वंचित हो जाते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि आपके लिए ये इतना बेनिफिट है इसमें जाने के लिए कि अगर आप फिजिकली ठीक हो, जैसे समझाते हैं कि जितना भी आदमी है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन उनका फिजिकल ठीक नहीं है, कोई पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है, लेकिन हो सकता है एसएससी में उनका मेरिट नहीं बनता होगा किसी रीजन से, और वो उनका फिजिकल ठीक नहीं है, उनका हाइट ठीक नहीं है, तो वो सीपीयू में नहीं जा सकते। इसका मतलब साफ है कि सीपीयू में जाने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, आपको फिजिकल भी होना चाहिए, मतलब हाइट, वेट और सब चीज फिजिकली रूप से स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसका मतलब है कि भीड़ से आप हट गए, यानी डायरेक्ट जो होता है एग्जाम कोई भी दे सकता है, उसमें बहुतों भीड़ है, बहुत तरह के लोग उसमें जा सकते हैं, लेकिन सीपीयू में आपको पहले खोज दिया गया क्या? फिजिकली, हाइट, वेट, लॉन्ग जंप, हाई जंप। इसका मतलब है कि भीड़ से आप निकले, यानी जो बच्चा का हाइट है, फिजिकली स्ट्रांग है, या वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो उनके लिए काफी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसका तैयारी कीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इसका तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर हाइट, वेट सब चीज है तो उस लोग से आप आगे हो गए जो पढ़ने में तो ठीक है, एसएससी में उनका अच्छा पकड़ है, एसएससी के सिलेबस पर अच्छा पकड़ है, लेकिन उनका हाइट, वेट और जो फिजिकली रूप से स्ट्रांग नहीं है, जिनकी वजह से इससे वंचित है, तो आपको तो कहीं ना कहीं उनसे आप आगे हो गए। इस चीज को समझना है। समझना इस चीज को है कि आप अगर सब चीज से स्ट्रांग है तो यहाँ जाइए, आपके लिए काफी अच्छा है। तो चलिए इस पर बात करते हैं विस्तार से, इसका क्या सिलेबस है और इसका और बेहतरीन जितना सारा बात होगा सब बताएंगे। आपके अंदर एक चाहत होना चाहिए कि हमको इसमें जाना है, आपके लिए ही बना है,
आपके लिए ही बना है, ऐसा सोच के तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि क्यों जरूरी है, ये बता दिए कि इसमें फिजिकली है, इसमें हाइट है, अर्थात भीड़ से आप निकले, ठीक होने का पूरा प्रोबेबिलिटी है कि आपको इसमें होगा। अगर आप फिजिकली और हाइट वगैरह है तो इसका तैयारी कीजिए, गारंटी है कि हो जाएगा। ठीक, देखिए सेंट्रल पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशन ये होता है केंद्रीय पुलिस संगठन, सीपीयू, ठीक है, इसका तो फुल फॉर्म हो। अब इसके अंदर क्या क्या पोस्ट आता है, पहले पोस्ट समझाते हैं, फिर भरने का क्या सिस्टम है, क्या सिलेबस है, सब कुछ बताएंगे। देखिए इसके अंदर जो पोस्ट होता है ना, मेन वो समझेंगे। पोस्ट पोस्ट जो है आपका, पोस्ट वो दो प्रकार के यहां समझते हैं आप, समझिएगा। इसका पोस्ट हम समझा रहे हैं कि दो प्रकार से। एक आप नाम सुने होंगे दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक, और दूसरा है सीएपीएफ, सीएपीएफ। ठीक है, ये सीएपीएफ क्या होता है, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ। अब कहिएगा ये सब क्या है, पूरा समझाते हैं, विस्तार में आप समझेंगे। देखिए दिल्ली पुलिस का नाम सुने हैं, ये दिल्ली पुलिस हो या सीएपीएफ हो, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, इसका ना डायरेक्ट आप सीपीओ से, सीपीओ में जाने के बाद ये दो पोस्ट आपको मिला, दिल्ली पुलिस भरिए या सीएपीएफ, इसका ना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पूछता है, पूरा डिटेल्स बात करेंगे, आप वीडियो में बने रहे। दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ, ये दोनों में ना एक पोस्ट होता है एसआई, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक, एक होता है सब इंस्पेक्टर, एक होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी दोनों में ना एसआई एएसआई बनने का मौका है। अर्थात देखिए कहां कहां बनेगा, आपको समझाते हैं। एसआई बन सकते हैं, एसआई किसमें, एसआई इन बीएसएफ, माने बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर, एसआई आईटीबीपी, आईटीबीपी, एसआई सीआईएसएफ, एसआई सीआरपीएफ, एसआई एसएसबी, मतलब तमाम तरह के जो एसआई होंगे आप समझ रहे हो यहाँ, यानी बीएसएफ का एसआई, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी इत्यादि, जितना का भी एसआई है आप यहां से जा सकते हैं। ठीक, हाँ एसआई दिल्ली पुलिस छूट गया, तो इस तरह से इसलिए इत्यादि बोले थे, डीपी दिल्ली पुलिस। आप यहां से ना इस पोस्ट से, दो प्रकार के पोस्ट है, आप यहाँ पे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इस सब का जो एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, वो सीपीओ के थ्रू ही बनते हैं। तो ये आप समझे कि पोस्ट में दो प्रकार के पोस्ट में एसआई पद मिलेगा और वो इस टाइप के होगा, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ सबका होता है, फिर एएसआई भी होता है, सीआईएसएफ का, ठीक है। तो आप इसको समझिए कि पोस्ट में दो प्रकार का पोस्ट होता है। अब कहेगा सर पोस्ट है तो किस लेवल पर भराता है, तो आपके लिए इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। ये समझ गए सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, और साफ करके बताते हैं पोस्ट तो आप समझ गए। अब समझते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। देखिए क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, देखिए क्वालिफिकेशन के लिए ना, यानी सीपीयू के कोई पोस्ट पर भरिए, सीपीयू मतलब फॉर्म डालना, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट आप हो, ग्रेजुएट मतलब बैचलर डिग्री हो, मतलब आप ऑनर्स किए हो किसी भी स्ट्रीम, किसी भी में, यानी साइंस आर्ट्स जो भी बैकग्राउंड है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ग्रेजुएट होना हो, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखते हैं आप, ठीक। अब बात है कि चलिए इसमें कोई भी पोस्ट अर्थात सीपीओ के फॉर्म भरना मतलब ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा, इंटर पर फॉर्म नहीं आता, ठीक, ये तो समझ गए कि ग्रेजुएशन होना जरूरी, ठीक। इसके बाद अब कहिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है तो एज के बारे में बताइए थोड़ा सा, क्योंकि एज काफी मायने रखता है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो बहुत लेट से थोड़ा होता है इधर। तो एज जो है आपका 21 मिनिमम हुआ, 21 से टू 25 आपका एज हुआ, किसका एज, सीपीओ में जाने के लिए। ये जनरल वालों के लिए है, आपका अगर ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिल जाएगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, 3 ईयर का छूट मिल जाएगा, और एससी एसटी के लिए 5 ईयर का छूट मिल जाता है।
अर्थात अगर आप जिस कैटेगरी में है आप देख सकते हैं, ठीक। यानी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 25 है, और ये 2 एक्स्ट्रा मिलता है, ये ओबीसी और एससी एसटी वाले को, ठीक है। अब बात है कि सर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो गया, ठीक, और आपका एज भी बता दिए। अब बात करते हैं, पोस्ट भी बता दिए कि इस प्रकार का पोस्ट होता है, आप देख लिए। अब बात करते हैं इसके बाद कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये समझ गए, अब इसको समझाते हैं सिलेबस क्या है। देखिए अब समझिएगा, हम शुरू में ही बोले हैं कि इसमें जाना थोड़ा आसान है, आप जा सकते हैं। देखिए तो अब बात करते हैं कि एज वगैरह भी हो चुका है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस पर, समझिए गौर से। पहले तो एग्जाम का पैटर्न समझिए थोड़ा, पहले एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम इसका ना 4 पार्ट में होता है, स्टाइल में 2 3 4 1 2 3 4। एग्जाम के बारे में बात करते हैं, आपको समझाते हैं इसका एग्जाम कैसे होता है और क्यों आसान है, समझिएगा। एग्जाम इसका ना 4 तरह से है, 4 बार आपका एग्जाम होगा, मतलब 4 टाइप से बोलिए या 4 तरह से आपका सिलेक्शन में पास गुजरना होगा, ये 4 फेज से, ठीक, समझिएगा। पहला एग्जाम जो है जिसको सीबीटी बोलिए या ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए, सीबीटी 1 बोलिए, यानी ऑब्जेक्टिव लिखने का साफ मतलब हो जाता है कि आपको मन में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव होगा, ये लिखने मेंस नहीं होगा, लिखने वाला नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा पहला, यानी एग्जाम होगा। अब ये कौन सा एग्जाम होगा, सिलेबस क्या, उस पर बात करते हैं। दूसरा ना आपका एग्जाम नहीं लेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम यहाँ हो गया, अगर आप यहाँ पास हो जाते हैं तो दूसरा में एग्जाम नहीं है, वहां है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या पीएसटी स्टैंडर्ड टेस्ट। ये क्या होता है ये भी बताते हैं। और तीसरा फिर से एग्जाम होगा, और वो एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। 2 एग्जाम हो गया, हाँ यहाँ 2 हो जाता है। और लास्ट में होता है मेडिकल टेस्ट। अब समझिए थोड़ा सा, अब समझाते हैं। देखिए अगर आप सीपीओ की तैयारी करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पहले एग्जाम से गुजरना होगा। अगर यहाँ क्वालिफाई हो गया तो पीईटी पीएसटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव फिर एग्जाम और फिर मेडिकल टेस्ट। तो अब बात है कि सर ये चारों के बारे में विस्तार से बताइए, ठीक। तो हम चारों को एक एक करके विस्तार से बताते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब समझना क्या है, देखिएगा बहुत अच्छा से कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होगा, आपको यहां समझेंगे। आप जानते हैं कि एग्जाम एसएससी के सिलेबस पर ही होता है, और कंपटीशन का ये नहीं कहा जाए कि ये पूछेगा कि नहीं, वो पूछेगा कि नहीं, सब कुछ पूछेगा, सब कुछ पढ़ना है, सीधा बात, सब कुछ पूछेगा, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन वही पढ़ना है जहां से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि ये अलजेब्रा से पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ज्योमेट्री से पूछता है, 1-2 क्वेश्चन सब जगह से रहता है, आपको पढ़ना है। देखिए यानी आप अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जाते हैं उसका भी अपने आप में 4 पार्ट है। क्या पार्ट है, 4 पार्ट। एक है मैथ, ठीक, दूसरा है रीजनिंग, और तीसरा है जीके जीएस, जो भी बोलिए, जीके जीएस, ऐसे में करेंट रहेगा क्वेश्चन, और यहां रहेगा इंग्लिश। अब सुनिएगा, अब समझिए थोड़ा सा। मैथ जो है आपका 50 क्वेश्चन है। मैथ में कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन, सॉरी मैथ, ये रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, समझिए 50 50 50 50, समझिएगा। मैथ के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीएस में करेंट इवेंट फेट फाट के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। अब समझिए कैसे रिजल्ट होगा। ये आपका टोटल हुआ 200 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स भी रहेगा इधर 50 से 50 मतलब 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन, टाइम 2 आवर, 2 घंटा, 2 घंटा का टाइम रहेगा, ठीक। समझिए थोड़ा सा सिलेबस इसका। देखिए अगर आप सीपीओ की तैयारी करते हैं तो मैथ 50 क्वेश्चन से गुजरना होगा, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जीके जीएस 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 50 क्वेश्चन, टोटल हुआ 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है, समझिएगा।
अगर आप किसी भी बोर्ड से हो इससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि मैथ को थोड़ा ठीक कर लेना, मैथ को थोड़ा सा ठीक कर लेना, ज्यादा मैथ को ठीक करने की जरूरत नहीं। ठीक, एसएससी लेवल की आप तैयारी करते होंगे, अरिथमेटिक पार्ट आपको आता होगा और एडवांस थोड़ा आना चाहिए, ज्यादा 25 में 25 आपको नहीं बनाना है, केवल आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं तो आपको एक अनुभव होना चाहिए या कहीं ना कहीं से मालूम होना चाहिए कि कंपटीशन में पूरा के पूरा 50 के 50 मैथ नहीं बनेगा, विद्यार्थी से कभी नहीं बनता है, और 50 से 50 कोई से नहीं बनता है, सीधा बात, क्योंकि इतना कम समय में नहीं बनता है। अर्थात अगर आप खूब मैथ पढ़ते हैं वो ठीक है, इतना जरूर पढ़िए कि 25 में 20, 18, 19, 22, 21 जल्दी बना के निकल जाए, 17, 16 बात खत्म। ठीक, सिलेक्शन लेना है ना कि टॉप कर जाना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। ठीक, मैथ में 50 क्वेश्चन पूछेगा। मैथ आप जानते हैं अरिथमेटिक एडवांस, जो भी आप अगर मैथ में वीक है तो जो कमजोर पार्ट है उसको खूब पढ़िए। ठीक, और अपना ठीक कीजिए, जो मैथ में स्ट्रांग है उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है आपको समझाते हैं। मैथ ठीक कीजिए, रीजनिंग को छोड़िए मत, रीजनिंग को छोड़िए मत। रीजनिंग आसान होता है, आप भी जानते हैं, इसका आसान होता है, जिस लेवल पर हम बात करें उसका आसान होता है, होने के लिए तो पीओ वगैरह में हार्ड होता है। इसका रीजनिंग ठीक ठाक रहेगा, आपको ना एसएससी के रीजनिंग ठीक ठाक होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये अच्छा से बन जाएगा। ठीक, सॉरी इसमें 50 था, हम 20-22 बोल रहे थे, 25 समझिए। आपको यहाँ ज्यादा बनाना, मतलब 2-4 क्वेश्चन नहीं बनेगा चलेगा। जीके जीएस करेंट, आप जानते हैं कि जीके खूब पढ़िएगा तो ये उतना ही बनेगा, अब 2 घंटा कम पढ़िएगा, मतलब कहने का मतलब कि जी का क्वेश्चन कम बनता है तो आप टारगेट किस पर कीजिए, करेंट पर, जीएस पर। जीके अगर खूब आप पहले से पढ़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नया चाहता है कि हम जीके जो पूरा पढ़ जाए, उससे अच्छा है कि वो करेंट पढ़े और जीएस पढ़े, साइंस पढ़े, उनके लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, उनका क्वेश्चन बनना चाहिए, बन जाएगा। ठीक, और इंग्लिश को पूरा टारगेट में बोले कि ऐसा क्यों बोले, आप मैथ में बोले कि कम पढ़िए चलेगा, मैथ में बोले कि कम पढ़िए चलेगा, आप केवल आसान आसान पाठ पढ़िए, 50 में 50 नहीं बनाना है, 48 में नहीं बनाना है, 40 नहीं बनाना, 35-40 बहुत हो गया। ठीक, अब देखिएगा, उस समय हम 25 समझ के 20-22 बोल रहे थे। ठीक है, आप देखिएगा तो अब क्या करना है, यहाँ इंग्लिश का 50 क्वेश्चन में हम बोले कि खूब पढ़िए, यहाँ स्टार लगा दूं, चीजों को समझिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका उद्देश्य है समझना। इंग्लिश का 50 क्वेश्चन है, आप सबसे ज्यादा इंग्लिश पढ़िए। अब बोलिएगा ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, 50 नंबर इंग्लिश है तो 50 नंबर तेज है, नहीं, इसका एक रीजन है बोलने का, आपको समझ आएगा तब। यहाँ अगर आप इंग्लिश खूब पढ़ते हैं तो 2 फायदा होगा। एक फायदा कि आप 50 में ना 40-45 बने, जितना मैक्सिमम हो आप स्कोर कर पाएंगे। और दूसरा यह फायदा होगा, जो यहाँ जो टेस्ट आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो आप बोले कि 3rd नंबर में फिर से एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम, वहां ओनली फॉर इंग्लिश पूछेगा, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव। अब बताइए आप क्यों बोले कि यहाँ ज्यादा इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि आप भले 50 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि खूब इंग्लिश पढ़ते हैं तो यहाँ भी अच्छा बन जाएगा और आपका यहाँ भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और समझिए गौर से, किसी भी बोर्ड के बच्चा को, अगर हम बिहार बोर्ड से, हम बिहार से हैं, तो बताते हैं कि ये लगभग आदमी का ठीक होता है, मैथ और रीजनिंग बहुत आदमी का ठीक होता है, बहुत स्टूडेंटों का ठीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बात यहाँ फंसता है। ठीक, तो अब इसी के लिए हम बोले हैं कि आपको मेनली ये तब पढ़ना ही है, लेकिन इसको इतना ज्यादा पढ़ना है कि इसका फायदा यहाँ उठा लेना है। और मेन बात यह है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ भी उठेगा, यहाँ भी उठेगा, और 1-2 नंबर का नहीं है, सोचे 200 नंबर का, कितना नंबर का है, 200 नंबर का। आप सोच सकते हैं कि इंग्लिश कितना इसमें ज्यादा इंग्लिश का रोल है, अर्थात सीधा सीधा कि जिसको इंग्लिश पर पकड़ है, जिसका हाइट है, जो फिजिकली स्ट्रांग है थोड़ा सा, वो चुपचाप जाके इसका तैयारी करे, इंग्लिश को पढ़े, कहीं आपका रिजल्ट और सिलेक्शन दोनों हो जाएगा। देखिएगा, अगर आप 50 यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ 200 का काम आप कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि मेरिट लिस्ट जब बनता है ना, मेरिट लिस्ट मतलब लास्ट में आपका जो मेरिट बनेगा, नंबर बनेगा, वो दोनों एग्जाम के जोड़ के बनेगा, इसका नंबर और इसका, मतलब एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम थर्ड, ये दोनों का नंबर जोड़ के ही आपका मेरिट बनेगा। इसे आप समझ सकते हैं कि ये वाला भी नंबर इंपॉर्टेंट, ये वाला भी नंबर इंपॉर्टेंट, अगर इसको खूब पढ़ते ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक, तो अब आप समझ पाएंगे क्यों हम बोले थे कि इंग्लिश ज्यादा पढ़ना, इंग्लिश में तो ज्यादा रोल है, समझ पाए। अब देखिए सर, मेरिट में तो ये आप बोले दोनों एग्जाम, ये दोनों कथी रहेगा,
अब बताते हैं, ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है सेकेंड नंबर, ये केवल क्वालिफाई है, आप क्वालिफाई कर गए ना, बस ये दोनों में केवल क्वालिफाई है, मतलब फिजिकली में आप खाली क्वालिफाई कर जाएंगे, बस हो गया। इसके मेरिट से, इसका नंबर से बॉस नहीं है, ये बिहार पुलिस नहीं है कि फिजिकल का नंबर जोड़ के मेरिट बनेगा, ठीक। तो आप इसको समझे कि आपका मेरिट बनने वाला है वो ये एग्जाम और ये एग्जाम, मतलब फुल्ली पढ़ाई लिखाई की बात होने वाला है, ठीक है। अब बात है कि सर इंग्लिश कैसे पढ़े, मैथ कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े, उस पर ही बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये 2 नंबर और ये 4 नंबर के बारे में, क्या होता है इसका फिजिकल। अब थोड़ा सा समझाते हैं, ये समझाने से पहले हम बोर्ड को थोड़ा साफ करेंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड भर गया है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं, ये जो सेकंड नंबर था जिसका नाम क्या था, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये क्या होता है हम इस पर विशेष बात करेंगे, आपको समझाते हैं। देखिए पहले तो हम बता देते कि हाइट वाइट कितना चाहिए, आप समझिएगा। देखिए पहले इसके लिए ना आपके पास 2 होता है, एक होते हैं मेल आप लोग, एक फीमेल, ठीक। हम बात करेंगे दोनों का अलग अलग सब चीज होता है, समझिएगा थोड़ा सा, मेल और फीमेल, ठीक है। सबसे पहले हाइट जरूरी, क्योंकि हाइट में छट आ जाते हैं ना हम लोग सब लोग। हाइट जो है मेल का 170, कितना 170, एकदम कंफर्म है कि 170 होना चाहिए हाइट। किनके लिए जो मतलब SC ST नहीं है, मतलब जनरल से है ओबीसी, उनको 170 चाहिए, ठीक। उनको SC ST वाले को छूट मिलता है। और फीमेल में जो फीमेल है उनके लिए 157, कितना 157, 157, 157, यानी मेल 170 फीमेल 157। हाइट का झंझट खत्म। चलिए जो लोग का हाइट 170 है, जो महिला का, जो गर्ल्स की हाइट 157 है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो भर सकते हैं 157, ठीक। दूसरा की सर सीना आप जानते हैं इसमें 80-85, 80 माने बिना फुलेला फुला के 85, इसका सीना मपाता ही नहीं है। तीसरा हाइट से अब अगर हो गए ना तो तीसरा चौथा समझने की जरूरत नहीं है, अगर हाइट है तो सब कुछ बन जाएगा, अगर हाइट है तो सब कुछ बन जाएगा। मेन होता है हाइट है, आप अपना मन से नहीं बना सकते हैं, बाकी बात दौड़ बना सकते हैं, मतलब बॉडी सॉडी सब बना सकते हैं, ठीक। हाइट अगर है तो बात खत्म। अब बात है रनिंग का, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए इसमें रनिंग भी है, जंप भी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब है। रनिंग की बात कीजिएगा तो रनिंग जो है 1600 मीटर है, 1600 मीटर बॉयज को 6.5 मिनट में क्लियर करना है, जबकि गर्ल्स को रनिंग में आपको मात्र 800 मीटर दौड़ना है, और वो 4 मिनट आपको टाइम देगा। मतलब दौड़ आसाने है, कोई बड़ा बात नहीं है। 800 मीटर का दौड़ है, 4 मिनट गर्ल्स के लिए, अब बॉयज के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा 6.5 मिनट के लिए, ठीक। दौड़ के बाद जंप है, जंप तंब जितना है ना, जो गांव से जो लड़की लड़का बिलोंग करता है उसके लिए आसान है। जो शहर भर में है, जो कभी नहीं सब किए हैं, कभी दौड़े नहीं है, कभी सब दिन रूम में बैठ के पढ़े लिखे खाए पिए, उनका जो फिजिकली ठीक नहीं है, उनको थोड़ा सा टफ है। गांव में रहूंगा तो ऐसी कूदते रहता है, खेलते रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका फिजिकली में मेन हाइट है। अगर हाइट टूट गया तो आप तैयारी कीजिए। अगर आपका जंप नहीं है, दौड़ नहीं है, तो सुबह उठ के दौड़ बनाइए, जंप कीजिए, ये सब हो जाएगा। ये सब मैटर नहीं करता, मैटर करता है हाइट आप अपना अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते हैं, बाकी बात आप वजन जो भी है अपना हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इन इसका मेन हुआ क्या कि हाइट, लड़की की 157, लड़का का 170। अगर हाइट है तो तैयार है, ठीक। अब जंप भी देखिए, रनिंग भी देखिए, जंप वगैरह होता है वो देखेंगे। अब बात करते हैं कि सर कितना हाइट है तो भर सकते हैं, ठीक भर सकते हैं। सिलेबस भी देख लीजिए, ये 2 नंबर जो था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब कहेगा पीएसटी क्या था, तो पीएसटी वो मापेगा कि भैया क्या है आपका, 170 है कि नहीं, 157 है कि नहीं है, नहीं है तो छटा देगा, वही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। अब पीईटी दौड़ा के देखिएगा, और जंप और हाई जंप, लॉन्ग जंप जो भी होता है ना, उसमें आपको 3 चांस मिलता है। एक बार में नहीं जंप कर पाए, 2 बार, 3 बार मिलता है, अर्थात आप वहां कर सकते हैं, 3 बार मौका मिलता है, ठीक। और इसमें केवल क्वालिफाई करना है, आपका इसका नंबर नहीं जुटने वाला है मेरिट में, नो टेंशन, केवल क्वालिफाई करना तो कर जाएंगे, ठीक। नंबर उठाना तो है नहीं फिजिकल। यहां से अगर आप पास हो गए, यहां से पास हो गए, ये सेकंड नंबर फेज था, आप देखे यहां से अगर आप पास हो गए तो आप कहां जाएंगे बताइए। फर्स्ट में था वो चारों पेपर, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस करंट और इंग्लिश, चारों पेपर में एवरेज मार्क्स करके आप क्वालिफाई कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये 2 नंबर था। अगर ये दोनों ने भाग माने निकल गए
भाग दौड़ कर लिए। तो 3 नंबर जो है ये भी अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, किसका, इंग्लिश का, 200 नंबर का। अगर ये भी निकल गए तो एक नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट होता है, उतना ज्यादा वास्ट नहीं होता है, आंख कान नाक सब कुछ तो ठीक है ठाक रहता है। मेडिकल टेस्ट नॉर्मल होता है, उतना ज्यादा वास्ट नहीं होता है। तो अगर आप मेडिकल में भी निकल गए तो लास्ट मेरिट बनेगा, और मेरिट दोनों रिटन टेस्ट के आधार पर होता है, फिजिकली से इसको कोई मतलब नहीं है, और मेरिट आपका बनता है, सिलेक्शन होता है, काफी अच्छा चीज है। ठीक, अगर आप चाहते हैं, आप अगर इसको देखे होंगे तो इस पर थोड़ा सा आप रुचि जगाइए और इस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। आपका लाइफ है, आप चाहे तो इसको जितना जल्दी सेट करना हो सकता है। वही लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, वही लोग का कुछ नहीं होता है। जो लोग किसी चीज के बारे में चाहत ही नहीं रखते हैं वो नॉर्मल छोड़ देते हैं। देखिए, अगर भगवान इस दुनिया में जितना भी आदमी को भेजे हैं सबको एक मौका देते हैं कि अगर वो समय के साथ समझ जाए तो उनका लाइफ बन जाता है। वही लोग लापरवाह होते हैं जो समय रहते हुए सुतल रहते हैं, और जब समय निकलता है तब कहते हैं कि हमको कुछ नहीं हुआ। या मतलब समय के साथ समझ आना काफी जरूरत है, और आपको ये होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं या पार्ट 2 पार्ट 3 में, तो तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छा चीज है। और 1-2 साल मेहनत कर दीजिएगा ना, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। ठीक, 1-2 साल के बाद जो है आप आराम से रहिएगा, नहीं तो इधर उधर के फिर में भटकते रह जाइएगा। ठीक, तो इसके बारे में और एक वीडियो बनाएंगे। ठीक, यहाँ तक केवल हमको ये बताना था कि सीपीयू में कौन लोग जा सकते हैं, कितना हाइट चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के प्रति रुचि जगाना मेरा काम था, ये हम कर दिए। इसके बारे में जो विशेष सिलेबस, और सिलेबस के बारे में एक बात बता दें कि पूरा मैथ के चैप्टर के नाम, रीजनिंग के चैप्टर के नाम, इंग्लिश के नाम, वो आप खुद अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कि मैथ में कौन कौन पार्ट होता है। और नहीं जानते हैं तो मिल जाएगा दूसरा वीडियो में, आप देखिए। और पढ़ना है मतलब पूरा जम के पढ़िए। ठीक।